जब हमारा सरकार मोदी जी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार आए हैं, वो बजट था अध्यक्ष जी 1000 करोड़ का बजट था। अभी इस 8 साल में उसमें बढ़कर अभी ये साल टोटल 68,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। इतना डिफरेंस है। 4 साल में जो काम जितने हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हो रोड सेक्टर में, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, और आखिर में वाटरवे कनेक्टिविटी हो, इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, क्योंकि इनस्टेबल गवर्नमेंट्स रहते थे नॉर्थ ईस्ट में। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे स्टेट्स में एक स्टेबल गवर्नमेंट आया। डेवलपमेंट के बारे में हेल्थी कंपटीशन आया। पहला हेल्थी कंपटीशन नहीं रहते थे। अभी पूरे चीफ मिनिस्टर्स हमारा स्टेट आगे बढ़ना चाहिए, हमारा स्टेट विकास के रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा एक हेल्थी कंपटीशन डेवलपमेंट हो रहे। जरूर कोई स्टेट के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैसे। Thank you, Chairman, sir. Players of the northeastern region played very important role, Olympic movement and national sports arena, sir. We are thankful to Honorable Prime Minister. Your question, sir. I'm coming to question. We are thankful to Honorable Prime Minister and Union Government to sanctioning sports university in Manipur, sir. Sir, my question is for the Olympic movement, Olympic medalist Mary Kom, Olympic medalist Lavnina, Olympic medalist Mirabai Sanu is from northeastern region. My straight question to the Honorable Minister for the development of sports to improve activities of the sports, is northeastern region NEC going to provide or going to produce some more stadium or in sports infrastructure in the north? Honorable Minister. सर, हमारा अध्यक्ष चेयरमैन जी, हमारा एनईसी के द्वारा हो, डोनर के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो गैप फंडिंग होते हैं स्टेडियम्स के लिए अलग अलग जगह हम दे रहे हैं। मेन मैं बताना चाहता हूं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जो गैप फंडिंग होना चाहिए हम जरूर स्पोर्ट्स में देते हैं। उनका आंसर में भी अध्यक्ष जी, भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में स्थापित किया गया। पहला नहीं थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार को, मोदी जी को मालूम है नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स अच्छा एंकरेजमेंट देने के लिए हम काम कर रहे। उसका रिजल्ट भी अब 2-3 साल से नॉर्थ ईस्ट में दिख रहे। जरूर आने वाले दिन में भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एनईसी के द्वारा हो, डोनर के मिनिस्ट्री के द्वारा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा हो, जरूर स्पोर्ट्स के लिए हमारा एजेंडा में नंबर 1 है। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में जरूर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स के विकास में हम काम करेंगे। श्री रंगवरा नर्जरी। Sir, I want to know from Honorable Minister, my question is, will the Minister be pleased to tell the present status of I-Folly Bridge construction under Donor Ministry on I River in the district of Chirang, Assam, including fund position, sanction, fund release so far, and timeline of completion? Honorable Minister. देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपका अनुमति से कंसर्न मेंबर को उसका डिटेल में पोजीशन के साथ मैं प्रोग्रेस बताऊंगा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 171 श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑनरेबल मिनिस्टर। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है मान्यवर। श्री युगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन क्षेत्र में लाने वाले स्किल डेवलपमेंट की कोई योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। जी, हम आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में
और मातृशक्ति कहीं की भी हो, हर क्षेत्र की मातृशक्ति को कौशल विकास की ट्रेनिंग देते हैं। IHM के माध्यम से देते हैं, FCI के माध्यम से देते हैं, IITTM और ICI के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग देते हैं और पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। अबीर रंजन विश्वास। So my question is, though not related to this subject, but is of grave concern, sir. No, confine to the question. Sir, often it appears in the media that Ask your question. yes, sir, foreign tourists are ill-treated by goons and miscreants, and this paints a very gloomy picture of a nation abroad. Sir, I would like to know what effective steps have the government taken or is contemplating to combat this menace. Thank you, sir. Honorable Minister. जो फॉरेन टूरिस्ट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, उसका सेफ पैकेज के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। भारत सरकार क्योंकि लैंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, फिर भी भारत सरकार होम मिनिस्टर के द्वारा लगातार समय समय पर हम एडवाइजरीज भेजते रहते हैं। उसके साथ साथ हर स्टेट गवर्नमेंट में एक टूरिज्म पुलिस के नाते जो टूरिस्ट आते हैं उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, इसके दृष्टिकोण से टूरिज्म पुलिस के नाते वो भी खोल रहे और उनके एक टोल फ्री नंबर भी दे रहे, क्योंकि जो आज भारत में जो सेफ टूरिज्म कंपेयर टू अदर कंट्रीज, भारत में एक कंपटीशन के नाते टूरिज्म का काम बढ़ रहा है। अभी आप देखिए अध्यक्ष जी, जो इस कोविड के बाद जितने टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े हैं, दुनिया में कोई देश में इतना टूरिज्म नहीं बढ़े हैं, सिर्फ भारत में बढ़े हैं। आजाद के बाद अध्यक्ष जी, पहली बार चेयरमैन सर, आजाद के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इतने टूरिज्म बढ़े हैं। आजाद के बाद पहली एप्लीकेशन के बाद देख सकते हैं। श्री अनिल बरूनी। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक होटल के अंदर एक महिला कर्मी के साथ हत्या हुई और दुराचार भी हुआ। पूरे देश के टीवी चैनल्स में उस विभत्स कांड को हम सभी ने देखा है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो महिला कर्मी राउंड द क्लॉक इस तरह के होटल्स में और हॉस्पिटलिटी बिजनेस में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? Honorable Minister. I already informed the House. This is a subject of the state government. मगर अध्यक्ष जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, महिला जो वुमेन आज टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे, पूरे फ्लाइट्स में महिला अभी उस एयर होस्टेस के नाते पूरे 100% महिला काम कर रहे हैं। होटल्स में रिसेप्शन में भी हो और इंक्लूडिंग अध्यक्ष G20 के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिला ड्राइवर्स को ट्रेनिंग अदर लैंग्वेजेस के सिखा रहे। ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उनका स्पेशल ट्रेनिंग मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेश पर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी होटल्स में अध्यक्ष, होटल्स में हो, अभी अलग अलग जगह गाइड्स, टूरिस्ट गाइड्स भी महिलाओं को स्पेशल गाइड्स ट्रेनिंग देके हम आज इस G20 के लिए तैयार करें। जो आइसोलेटेड इंसिडेंट है वो जरूर स्टेट गवर्नमेंट का लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। हम चाहते हैं
भारत सरकार चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लगातार बातचीत करे, कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कारण भारत का इमेज कम होगा, उसके कारण टूरिस्ट भी आने का भी बारण टूरिस्ट का भी होगा। इसीलिए जो कर्मचारी है, जो आपको मालूम है अध्यक्ष जी, पूरे जो लेबर डिपार्टमेंट का, आदरणीय लेबर मिनिस्टर भी इधर है, लेबर डिपार्टमेंट का जितना नाम्स अदर सेक्टर में लागू होता है, वही नाम्स, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस, वही प्रोटेक्शन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, उस महिला कर्मचारी भी लागू होता है। श्री राघव चड्डा। सर, आज जो सवाल पूछने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आस्क योर क्वेश्चन। सर वही पूछ रहा हूँ सर, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सर, पंजाब में श्री अनंतपुर साहब में स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ लोग, लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद देने गुरु साहब क्या मत्था टेकते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल ये है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहाँ स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। जी जरूर इस विषय पर हम ध्यान देने वाले, क्योंकि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल आना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो जरूर करेंगे। आप जो अभी प्रस्तावित किया है वो ऑलरेडी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 172 श्री बिनोय विश्वम। ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री हरनाथ सिंह यादव। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वन विभाग, वन निगम, भारतीय वन संरक्षण आदि के अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वनों के संरक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए सतत अध्ययन करने हेतु कोई कार्य योजना निर्धारित की है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। वन पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और उस दृष्टिकोण से जिस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, पर्यावरण संबंधी जो हमारे अध्ययन है, विशेष करके जो 1986 में हमारा जो अपराधों के श्रेणी से हटाने के लिए उसको कैसे सरल किया जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति रही है कि हम ऐसे प्रावधान करें जिससे लोगों को, उद्यमियों को अपना उद्यम करने में भी वो सफल भी हो और साथ साथ इस प्रकार का दंड, छोटी से के घटना में उनको दंड करने का जो प्रावधान है, अपराध में जेल भेजने का, उसको सरल करने का, तो हम लोगों ने इस पर बहुत अध्ययन किया है और इस अध्ययन के आधार पर पर्यावरण संबंधी जो भी हमारे चाहे वो जंगल के बारे में हो या अन्य
पर्यावरण से संकट के बारे में हो, वायु प्रदूषण के बारे में हो, जल प्रदूषण के बारे में, इन सबों पर गहन अध्ययन हुआ है महोदय। श्री जवाहर सरकार। When you cannot protect the environment and have been returned. Honorable member, ask your question. Sir, my question is that instead of protecting the Environment Protection Act and other concomitant acts to the environment, why are you diluting the provisions and decriminalizing? Why are you converting Honorable member into a negotiable instrument, Honorable cash minister. instrument? जहाँ तक इन्होंने प्रश्न किया है, हमने अपराध को बचाने के लिए नहीं महोदय, हमने दंड के प्रावधान को काफी अधिक बढ़ाया है। और जहाँ तक जो जेल, हर केस में जेल दिए जाते थे, तो हमने पहला काम किया है महोदय कि जो हमने नोटिस किया है 1/7/22 को, 1 जून को हमने, 1 जुलाई को हमने नोटिस किया था, उसमें सभी जनता से हम लोगों ने मांगा था और उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसको रखा गया था। और उसके बाद उसमें 61 दैनिक समाचार पत्रों में ये बातें आई थी और 73 टिप्पणियां आई थी, सुझाव आए थे। उन सुझावों को हम लोगों ने पूरी तरह से उसका अध्ययन करके और उसको वर्तमान जो हमारी परिस्थिति है, जो 26 धाराएं हैं हमारी, वो 26 धाराओं और 4 अध्यायों में जो विभाजित है, हम उसमें विशेष करके जो धारा 15 है, उस धारा 15 में जो कार्रवाई की जा रही है, जिसके अनुसार अपराधी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है और दी जा सकती है, जिसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो हम सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार का जो धर्म है महोदय, 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दोनों को दंडित किया जा सकता है। ये अभी वर्तमान प्रावधान है, उसको और उसी में यदि विफलता होता है उल्लंघन जारी करने पर भी, तो प्रति दिन 5,000 रुपये तक का हम जुर्माना लगाते हैं महोदय। और यदि दोष सिद्धि की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो अपराधी को कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये वर्तमान परिस्थिति में है महोदय। अब इसको हम लोगों ने चेंज करने का और पूरी तरह से जो स्वनियमन के आधार पर, सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर हम लोगों ने इसको गंभीर उद्यमों के लिए ये हमने उनके लिए लाया है। कारावास का प्रावधान है जिसे समाप्त कर दिया जाएगा और 1986 के जिस एक्ट में, और इसको हम बदलने का, हमारी सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको ठीक करने के लिए ये हमारा प्रयास चल रहा है महोदय। श्री विजयपाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान पर्यावरण अधिनियम 1986 के चलते हुए एनसीआर क्षेत्र की जितनी स्लॉटर हाउस, डिस्टिलरी प्लांट और इंडस्ट्रीज हैं, उनके कारण अंडरग्राउंड वाटर पूरा पॉल्यूटेड हो गया। 2 लेयर पानी पीने लायक नहीं रही है। अब आप इसके प्रावधानों में भारी जुर्माने को भी हटाने का काम कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी से बाहर करने का काम नहीं। ऐसी इकाइयों को आप कैसे निपटेंगे? कोई विकल्प देने का काम? ऑनरेबल मिनिस्टर। जुर्माने की जहां तक बात है महोदय, कि जुर्माने हटाए नहीं जा रहे महोदय, ये जुर्माना तो और अधिक हम लगा रहे हैं महोदय। इसमें 1986 के जो प्रस्तावित संशोधन है, उसके जो मुख्य रूप से हमारी जो दंडात्मक प्रावधान है महोदय, उसको जुर्माना को और अतिरिक्त जुर्माना भी हम लगा रहे हैं महोदय।
जुर्माना के अलावा अतिरिक्त जुर्माना। और आपकी जानकारी के लिए महोदय कि धारा 15 में उसके तहत जो सामान्य दंड में जो शामिल किया गया है महोदय, उसको शामिल किया जाएगा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है महोदय। और साथ साथ 5,000 जो प्रतिदिन से बढ़ा करके उसको हम 50,000 प्रतिदिन उसको जुर्माना हम कर रहे हैं महोदय। केवल जेल का जो कानून है धारा 15 के तहत उसको हमने सरल किया है और उसमें दंड का प्रावधान को हम बढ़ाया है और विशेष आवश्यकता पड़ने पर हम आपराधिक मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 श्री डेरेक ओब्रेन। Absent. Honorable Minister. Table of the House. Dr. Anubmani Ramadas. Ambumani Ramadas. Thank you, sir. Sir, of late there's been a surge of surrogate advertisements of alcohol and tobacco products in our television content, especially for sports programs. These companies spend thousands of crores of rupees surrogately advertising their products like music CDs, drinking water, glassware, with words like keep walking or make it large and all these things. I would like to ask the Honorable Minister, what are the steps the government is taking to prevent these illegal surrogate advertisements, which is ruining our future generations who are getting addicted to alcohol and tobacco? Honorable Minister. Sir, the honorable member have raised a very relevant question, and I've seen him taking up this issue in the past also against the ban on cigarettes and all that in the past. Sir, on the specific issue of the surrogate advertisement and all that, from time to time the government has issued notice to those companies, not only on the television but also on the OTT platform if there is any. We have issued the notice to them. Shri Dinesh Anwadia. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में अश्लील चित्र बताने वाली कितनी चैनल हैं और उस पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए। क्वेश्चन नंबर 174 श्री अनिल देसाई। Shri Kartikeya Sharma. Sir, I would like to ask the Honorable Minister whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the period to the present day and introducing it into the curriculum, because we know that the previous governments have ignored this. Question, sir, your question. Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. I must compliment the Honorable Member for raising a question which is but seldom asked in this House, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space, is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if you go by the history, was about 56 kilometer long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location. Through some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication
direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honorable members have also taken interest in this. Sri Sukhendu Shekhar Ray. Judge, Chandraketu God near Kolkata had been a center of civilization right from 4th century BC, an international hub of maritime trade. My question to the Honorable Minister is whether government would explore the mounds of Chandraketu God also for high-resolution satellite images along with ground-penetrating radar to search the buried site as has been done in other states. Honorable Minister. Chairman, sir, now the search of the sites and the resolution is also being used by multiple technologies. We are combining space technology with radar, with air technology. Like, for example, in the case of mapping of different areas, including different structures or different villages or even land zones, we, broadly speaking, use technology at 3 levels. We use space technology, then at the area level we use drones, terrestrial level we use radars, so which gives much more precise information and much more accuracy also. And that is also the reason that India's space technology and India's technology achievements are now being acknowledged by the rest of the countries also. And just related to the honorable member's question, he'll be glad to share this information that we have conducted an extensive exercise called Swamitva under the orders of the Prime Minister Shri Modi to map the panchayats. And we've already through with 2 lakh panchayat, habitat panchayats of the country. And this was also done using the same technologies which the honorable member is hinting at, and also combining with the related other technologies, be the radar technologies, be the... Yes, this is an ongoing process. It's an ongoing process. Earlier on, it was, and it has also reduced the human interface which was happening. So it has also saved time, saved cost, and brought in more transparency in each of the working departments. Sri M. Thambidurai. Sir, thank you, Chairman, sir. Tamil Nadu is very proud that Government of India identified the connecting the Setu. Your question, sir. I want to know the Setu, Setu bridge, sir. I want to know from the government, through you, sir, whether the government will take steps to protect and this kind of connectivity which is existing, and find out that you contact to establish the relationship between Sri Lanka and Tamil Nadu. Honorable Minister. Sir, the question asked by honorable member is very appropriately linked to what Prime Minister Modi has been time and again reiterating, the whole of government concept. So the Department of Space, which is answering the question today, may have a limited role. But yes, once a headway is made or some information is gathered, then the Ministry of the Tourism, the archives, they also come in. And ultimately, it's the whole of government responsibility to preserve our structures and also try to gather much more information and share it with the related stakeholders. Question number 175, Dr. Ashok Kumar Mittal. Question number 175. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा है. Supplementary one. माननीय सभापति, धन्यवाद, आपने मुझे सप्लीमेंट की अनुमति दी. भारत सरकार के मुताबिक देश में रिकॉर्ड एफडीआई आ रही है और हमारा देश दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है. डॉक्टर मित्तल, योर क्वेश्चन. तो ऐसे में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों में देश में सरकारी अदारों में, सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां पैदा हुई? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, देश में रोजगार के सर्वे के लिए 3 माध्यम उपलब्ध हैं.
सबसे पहले देश के सामान्य क्षेत्र में रोजगार के लिए पीरियडिक लेबर सर्वे है। पीरियडिक लेबर सर्वे जो है हर तिमाही माह में होता है। उसके जो डाटा है मैंने उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। जो डाटा ये बताता है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 में जो बेरोजगारी प्रतिशत 5.8, उसके बाद 4.2, 4.8 और 4.2 हुई है, जो ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आ रही है। दूसरा जो है भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के द्वारा, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, अब हम 2 सर्वे करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे और एक एरिया बेस्ड सर्वे। इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट आनी प्रारंभ हो गई है और इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे की भी तिमाही रिपोर्ट आई है। वो ये बताता है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो 9 क्षेत्र हैं, जिसमें हॉस्पिटलिटी आता है, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, ऐसे 9 क्षेत्रों में जो रोजगारों का सृजन हुआ है उस रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। तीसरा, जो रजिस्टर्ड संस्थान है उनका जो रोजगार है वो पीएफओ के माध्यम से, जो प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से आता है। वो भी ये दर्शा रहा है कि देश में लगातार प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हो रही है। सप्लीमेंट्री नंबर 2। धन्यवाद। सरकार द्वारा किए गए ऑल इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो के मुताबिक महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो कि 1999 में 40% था, वो अब कम होकर 25% रह गया है। मतलब हमारे देश की महिलाओं की स्थिति पहले से ज्यादा दयनीय होती जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में सरकार महिलाओं के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी कोई योजना लाने का विचार कर रही है ताकि हम अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकें? शहरी क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं को अनुपालन किया जाता है और सबसे ज्यादा जो प्रधान मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत ज्यादातर लोन महिलाओं को ही मिले हैं। उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से ये सभी रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। जहां तक महिलाओं के रोजगार का विषय है, सरकार उनके रोजगार, उनके कार्यबल को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो नए लेबर कोड भी आए हैं उनमें उनके वेतन की समानता, उनकी कार्य दिशा, उनकी कार्य करने की रात्रि पाली में अनुमति, उन सब विषयों को सरकार ने पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। श्री रायगा कृष्ण। Respected Chairman, it is learned that more than 16 lakhs vacancies are there in government departments and at the same time public undertakings. At the same time, it is accumulated more than 1400 IAS officer posts and 900 and above IPS officer posts, which is very large. Why government is delaying to fill up all these vacancies at a time? Honorable Minister. किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री और डीओपीटी इस मामले को पूरी तरीके से देखता है, लेकिन जैसा कि आपके संज्ञान के अंतर्गत है, प्रति माह ये रोजगार जो है लगातार नौजवानों को दिया जा रहा है और हमने देखा है कि पिछले 2 माह में लाखों रोजगार देश के नौजवानों को इस सरकारी क्षेत्र में भी दिए गए हैं और सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया उसको निश्चित समय में सरकार पूरा भी करेगी। क्वेश्चन नंबर 176, डॉक्टर धर्मस्थला वीरेंद्र हेगड़े। ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री जुगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद माननीय महोदय। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी सारे फेक न्यूज आते हैं, तो क्या उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ आगे कुछ सोच रखा है, उसमें कुछ एक्शन लिया है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, आईटी रूल्स के अनुसार
जहाँ पे भी ये लगता है कि कोई ऐसी खबर जो देश को तोड़ने के लिए हो, देश की रक्षा सुरक्षा में बात करती हो या भ्रम और भय फैलाने वाली हो, उसके नियम के अनुसार सर आईटी एक्ट के 69A के अंतर्गत, क्लॉज के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है, समय समय पर की है। जैसे कि ऐसे चैनल्स जो देश के खिलाफ मुहिम चलाते थे दुनिया भर में और देश के अंदर भी भय और भ्रम फैलाने का काम या समाज को तोड़ने का सर काम करते थे, तो YouTube के 104 ऐसे चैनल्स को बंद किया गया है, 45 इंडिविजुअल वीडियोस को प्रतिबंध किया गया है। ये सर हम लिखते हैं उनको और फिर आगे वही कार्रवाई करते हैं। फेसबुक के भी ऐसे 4 अकाउंट्स को और 2 पोस्ट को बंद किया गया है। इंस्टाग्राम के भी ऐसे 3 अकाउंट्स, ट्विटर के 5 अकाउंट्स हैं सर, और ऑडियो स्ट्रीमिंग जो 3 पॉडकास्ट चैनल्स हैं, और ऐप्स ऐसी अलग अलग थी वैसी 2 ऐप्स को भी, और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आईटी एक्ट के 69A क्लॉज के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सर पहले भी सरकार ने कदम उठाए हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे कदम भविष्य में उठाने में भी कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी। इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, डिजिटल माध्यमों में खास करके फेसबुक में कुछ ऐसी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि डिजिटल माध्यमों में कुछ ऐसे ऐड और कुछ ऐसे समाचार आते हैं जिसका जो नई युवा पीढ़ी को भटकाने का काम करती है, खास करके सेक्स सेंट्रिक चीजें आती हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इसका असर नई पीढ़ी पर बुरी तरह से पड़ रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जो नियम के बाहर कुछ भी अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसको समय समय पर कार्रवाई करने के लिए नियम अनुसार ही उनको नोटिस भी दिया जाता है। लेकिन सर आईटी रूल्स में 2 इसके हिस्से हैं, एक तो न्यूज वाला और एक ओटीटी में कंटेंट वाले पार्ट पे आते हैं। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है तो उस पे भी अलग अलग सर एज ग्रुप के लिए अवसर दिए गए हैं। यूनिवर्सल है 3 साल से ऊपर वाले के लिए, 7 साल से ऊपर वाले के लिए, 13 साल से ऊपर, या फिर 16 साल और उससे ऊपर अडल्ट वाला आता है। तो हर कोई अपना चैनल पर चुन सकता है कि उसको किस एज ग्रुप का बच्चा कौन देख रहा है। इस पे आर्टिस्टिक फ्रीडम भी है कि वो अपने पक्ष को दिखा भी सकते हैं, और जो श्रोता है सर, जो दर्शक है देखने वाला, उसको भी एक ओपन चॉइस मिलती है कि क्या देखना चाहता है। तो दोनों के लिए फ्रीडम है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए नियम और कानून भी वैसे बनाए गए कि समय समय में उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, और भविष्य में भी कभी आपके संज्ञान में ऐसा कोई प्रोग्राम आए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में यूट्यूब क्वेश्चन अथवा फेसबुक के माध्यम से कितने मुकदमे कायम हुए हैं और इस पर अब तक कितनी कार्रवाई? ऑनरेबल चेयरमैन सर, उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिक कितने हुए ये मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि राज्य में अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करके माननीय सांसद जी को पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। के पटल पर रख दिया गया है। Honorable members, House stands adjourned till 2 p.m.